वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आम बजट। चुनावी राज्यों के लिए खोला खजाना। बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम को मिले 2.27 लाख करोड़। बजट में आम आदमी को टैक्स में कोई रियायत नहीं। पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगेगा। पेट्रोल पर ₹2.50 और डीजल पर ₹4 होगा सेस। बजट में मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट हुए महंगे। सोना, चांदी, स्टील और चमड़े से बना सामान हो सकता है सस्ता। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार ने 2.23 लाख करोड़ आवंटित किए। 35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे टीकाकरण कार्यक्रम पर। 2,000 करोड़ साफ हवा के लिए आवंटित। कृषि क्षेत्र को कम पैसा देने और सब्सिडी में कटौती को लेकर बजट के प्रति किसानों में मायूसी। योगेंद्र यादव बोले, पीएम किसान 75,000 करोड़ से घटकर 65,000 करोड़ हुआ। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। कांग्रेसी सांसदों ने काले कपड़े पहन बजट का संसद में किया बहिष्कार। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार पूंजीपति दोस्तों को सौंपना चाहती है भारत। चिदंबरम बोले, बजट गरीब, श्रमिक वर्ग और किसानों के खिलाफ। म्यांमार में तख्तापलट। देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत सत्ताधारी दल के कई नेता हिरासत में। सेना ने देश का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। एक जनरल को बनाया कार्यकारी राष्ट्रपति। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, पीएम अपना नंबर बता दें, हम बात करने को तैयार। दोहराया, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। दिल्ली में खुली जगह पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में मेहमानों की तादाद पर लगी रोक हटी। दिल्ली सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम आदि को पूरी क्षमता से काम करने की दी इजाजत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 और 22 के लिए बजट की घोषणा कर दी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हैं। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है, जो सीनियर सिटीजन है 75 साल से ज़्यादा उम्र की, उनको टैक्स नहीं अब भरना पड़ेगा, ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं। आपको लगता है कि सरकार इकोनॉमी में और फ्यूल मतलब उसको बूस्ट कर रही है? जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% बढ़ाया गया है, जो हाईवेज हैं उनको उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पहले के मुकाबले हो रहा है। 35,000 करोड़ रुपया कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने इसमें डाला है। तो किस तरह से आप देखते हैं इस बजट? देखिए, केवल 2 शब्द बजट 2021 को डिफाइन करते हैं, वो है ठगा और दगा। जनता को ठगा गया है। भाजपा सरकार ने जनता जो एक बुरी अर्थव्यवस्था रिसेशन से जूझ रही है उसको दगा दी है। दूसरी बात आपने बात की कि फ्यूल कर सकती है इकॉनमी। जनता ये उम्मीद कर रही थी बजट 2021 देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी में एक टर्बो इंजन लगा देगा, पर भाजपा सरकार ने तो टायर को और पंचर कर दिया है, एक बुरी अर्थव्यवस्था की दलदल में और धकेल दिया है। आज वो बात हुई, आज भी भाजपा सरकार मालो माल और जनता ठन ठन गोपाल। जनता से छोटी बचत स्कीमों से इंटरेस्ट रेट काटे, तेल से 19,000 लाख करोड़ रुपया कमाया, स्मॉल सेविंग स्कीम्स काटी, एसबीआई सेविंग अकाउंट काटा, पर आज मिडिल क्लास को क्या दिया? शून्य। वित्त मंत्री ने वादा किया था वो सेंचुरी मारेंगी, पर आज वित्त मंत्री सेंचुरी तो दूर की बात, हिट विकेट करके शून्य पे आउट हो गई हैं। इसे बजट ऑफ द सेंचुरी नहीं कहा जाएगा जैसे भाजपा कह रही है, इसे ब्लंडर ऑफ द सेंचुरी कहा जाएगा। दिहाड़ी मजदूर को 1 रुपया उनके हाथ में ही नहीं दिया गया, जिनको सबसे बुरी मार पड़ी। वैक्सीन को 35,000 करोड़ दे दिया, पर बताया नहीं क्या देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त में लगेगी भी कि नहीं लगेगी, जैसा कि वादा किया गया था। 6 लाख करोड़ का गड्ढा खोद दिया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल बनाना था, 6 लाख करोड़ का सिंकिंग होल बना दिया। उसकी रिकवरी कैसे होगी इस पे कुछ बताया नहीं। 2 लाख करोड़ की नीलामी का टारगेट बना लिया। पिछले वर्ष सिर्फ 19,000 करोड़ आए थे। 45 वर्ष से जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी एक जंगल में आग की तरह फैल रही है, उस पे कैसे पानी डाला जाएगा, उस पे कोई टिप्पणी नहीं की। जैसे मैंने कहा कि होश, एक हिंदी पिक्चर का गाना है, होश सब कुछ लुटा के भी होश में आए तो क्या आए, ये तो उससे भी बुरा हाल है, सब कुछ लुटा के भी ये होश में ना आए,
होश में ना आए। लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से पिछला साल बीता है, जिस तरह से कोविड हुआ, इकोनॉमी सिंक हुई, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा, मिडिल क्लास को रिलीफ मिलेगा, मिडिल क्लास को सहूलियत मिलेगी, गरीब लोगों के जेब में पैसा जाएगा या उनको सहूलियत मिलेगी, वो नहीं दिख रहा है। मिडिल क्लास को टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिला, सर्विस क्लास को नहीं मिला, जो छोटे सर्विस क्लास होल्डर्स हैं। तो किस तरह से कहेंगे, क्या इससे इकोनॉमी में जिस तरह से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अभी -7.5 था, वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है 11.5 होगा, तो क्या इससे रफ्तार मिलेगी? देखिए अजय जी, मिडिल क्लास, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग की कुछ स्पष्ट अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी। पहली, एटीसी जो टैक्स की डिडक्शन होती है उसकी लिमिट बढ़ाई जाएगी। टैक्स स्लैब है जो, उसको बढ़ाया जाएगा ताकि इनकम टैक्स में एग्जम्पशन हो। होम लोन या जिसे हाउसिंग लोन कहे जाते हैं उसकी अलग श्रेणी बना दी जाएगी जिसमें उनको उसके तहत उनको डिडक्शन मिले। 800% डीजल की ड्यूटी में इकट्ठा हुआ, 250% पेट्रोल की ड्यूटी बढ़ाई गई, जिसका मुनाफा सरकार को हुआ, तो सरकार मुनाफाखोरी छोड़ मुनाफा साझेदारी करेगी, वो भी एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। जो आपके एफडी के रेट गिर गए हैं बैंकों के, आज बैंक में एफडी का रेट 4-5% से ऊपर नहीं है काफ़ी बैंक्स में, उस एफडी के रेट को बढ़ाया जाएगा। तो जो कृषि क्षेत्र था, जो किसान है, जिसका जो एमएसपी बढ़ाई जाएगी, लोन वेवर दिया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में मध्यम वर्ग आए ने, कई लोगों ने केस लगाए हुए हैं कि ईएमआई पे जो इंटरेस्ट माफी है वो दी जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि फटा पोस्टर निकला जीरो। जहां नायक बनने का वक्त था वहां वित्त मंत्री, मैं सिर्फ पिक्चर का उदाहरण दे रहा हूं, वहां फाइनेंस मिनिस्टर खलनायक बन गई। जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई के लिए खोल दिया, 49% से 74% कर दिया, जिस तरह से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ के लिए लगता है कि कुछ विशेष जो है ध्यान दिया है वित्त मंत्री ने अपनी इस बजट में, तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, आसाम हो। देखिए, बहुत ही एक हल्का, सस्ता, एक भाजपा ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया असम, केरल, तमिलनाडु और बंगाल के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आज जो बजट से आया है ये स्पष्ट हो गया है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। बंगाल वासियों को, असम वासियों को, केरल वासियों को, तमिलनाडु वासियों को सिर्फ एक बात कहूँगा और हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, कृपा बिहार के स्पेशल पैकेज का वादा याद रखिए, और बिहार में जो चुनाव से पहले मुफ्त वैक्सीन की घोषणा भाजपा ने की थी, जिस पे आज तक चुप्पी धारी हुई है, उसको याद रखिए। तो मैं असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु की जनता के हित में ये उम्मीद करता हूं कि भाजपा उनको बिहार के लोगों जैसे ठगेगी नहीं और दगा नहीं देगी। एक आखिरी सवाल, दो चीज़ों पे रिएक्शन ये कि एक तो जो एनआरआई है उनके लिए जिस तरह से उनकी टैक्स ऑडिट को 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया, या इंश्योरेंस वाला जो मैंने पूछा था आपसे कि जो एफडीआई है उसको 49% से 74% कर दिया, इन सब चीज़ों से क्या होगा? और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 1,75,000 करोड़ का सरकार ने रखा है, क्या उसको मीट करते हुए दिख रहा है? देखिए, क्या कहते हैं कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा की वादा खिलाफी का जीता जागता सबूत है। आखिरी सवाल से पहले शुरू करता हूँ। 1.5 लाख करोड़, पिछले वर्ष 2,10,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था, जिसमें से केवल 19,000 करोड़ सरकार उसको पूरा कर पाई, जो मुझे लगता है कि मुश्किल से 10% है। दूसरा, आपने कहा एफडीआई इन इंश्योरेंस, फिर आपने और स्कीम की बात की। देखिए, ये सब हमारे हिंदी में कह देते हैं दर्शनी हांडियाँ हैं। बजट की जो जिस तराजू में तोलना है, एफडीआई इंश्योरेंस में बढ़ा दीजिए, फलाने में कर दिए, क्या आम जनता की हाथ में पैसा आ रहा है? क्या आम आदमी को महंगाई से राहत है? क्या जो ये बजट आपने हेल्थ बजट इतना बढ़ा दिया, जो अच्छी बात है, 137% जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, क्या ये खर्चा जाएगा? क्यों नहीं जीएसटी जो सैनिटाइज़र और हैंड सैनिटाइजर्स हैं और साबुन हैं उन पे कम की गई? तो ये जो एफडीआई इंश्योरेंस, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो आम जनता की ज़िंदगी पे इनका कोई असर नहीं हो रहा। तो मैंने जैसे कहा कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट, हेडलाइन क्रिएशन वाला बजट है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और इकोनॉमिक फेलियर इसकी वास्तविकता है। धन्यवाद। तो साफ तौर से जयवीर सिरगिल का कहना है कि ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए है, लेकिन असली बात ये है कि इस बजट से क्या मध्यम वर्ग या गरीब लोग, जो किसान हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों तक इसका कितना फ़ायदा पहुंचता है, ये ज़्यादा अहमियत रखता है देखना कि इस बजट से, और वो कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं हुआ है इस बजट में। अजय झा, गो न्यूज़।
किसानों के लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच में जब आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, उम्मीदें थी कि कृषि से संबंधित बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। लोकसभा में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष की तरफ से नारे लगाए गए, जय किसान, जय जवान। उसके बाद जब अपने बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि के बारे में जिक्र किया और कहा कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, यानी कि सरकार किसानों के भले के लिए प्रतिबद्ध है, विपक्ष की तरफ से नारे लगाए गए और लोकसभा में शोर सुनाई दिया। लेकिन वित्त मंत्री ने फिर भी अपना भाषण पढ़ती गई और कृषि संबंधित घोषणाएं की, जहां पे ये कहा गया कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें बढ़त हुई है, जितने किसानों को एमएसपी पे सरकार जिनसे खरीदती है अनाज, उस संख्या में बढ़त हुई है। और साथ ही ये भी कहा गया कि अभी जो एमएसपी है वो 1.5 गुना है जो लागत होती है किसान को उसकी तुलना में। लेकिन वहीं पे जहां पर किसानों का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और बीते दिनों में उसमें खास करके विरोध और तेज़ होता हुआ नज़र आया है, इसके बीच में संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी इत्यादि जो संगठन हैं जो कि इन प्रोटेस्ट का हिस्सा है, उनका कहना है कि बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कृषि के लिए सरकार ने आवंटन किया है वो सही मायनों में पहले से भी कम है। देश भर में किसान की चर्चा है और किसान दिल्ली के चारों तरफ मोर्चा लगा के इस ऐतिहासिक आंदोलन में बैठे हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी तो किसान का विशेष ध्यान रखेंगी, लेकिन अफसोस कि ध्यान रखने की बजाय उन्होंने किसान पर एलोकेशन घटा दिया है। डायलॉग अच्छे दिए, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि किसान को इससे इनकम दोगुनी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई पता है क्या हुआ है? सच ये है कि किसान का एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भारत सरकार का बजट जो पिछले साल 1,54,000 करोड़ था वो घटा के 1,48,000 करोड़ कर दिया गया है। सरकारी बजट का कुल 5.1% से घटा के 4.3% कर दिया गया है। पीएम किसान जो सबसे बड़ी योजना थी उसको 75,000 से घटा के 65,000 करोड़ कर दिया गया है, जबकि उसका अमाउंट बढ़ना चाहिए था। सरकार की तरफ से किसान को फसल का दाम दिलवाने के लिए जो MIS स्कीम है उसका बजट 2,000 करोड़ से घटा के 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम आशा लगभग ख़त्म हो गई है, अब उसके लिए केवल 400 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। और जिस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात बड़े जोर शोर से की जा रही है, 1,00,000 करोड़ रुपया, उसके लिए सरकार ने केवल 900 करोड़ रुपए अपने बजट में रखे हैं। जहां पे इन विरोध प्रदर्शनों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्रमुख मुद्दा है। एमएसपी से संबंधित आंकड़े दिए वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में और कहा कि जहां पे 2019-20 में 35.57 लाख किसान थे जिनसे कि गेहूं एमएसपी पे खरीदा जाता था, वहीं 2020-21 में ये संख्या बढ़ करके 43.36 लाख हो गई है। और वहीं पे अगर हम धान की तरफ देखें तो जहां 2019-20 में 1.2 करोड़ लोग थे, ऐसे किसान थे जिनसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे धान खरीदा गया था, 2020-21 में ये संख्या बढ़ करके 1.5 करोड़ हो गई है। और इसके साथ ही जो प्रोक्योरमेंट कुल मिलाकर के होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गेहूं की, जहां पे 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपए की वैल्यू थी, वहीं पे 2019-20 में 62,000 करोड़ रुपए के लगभग का गेहूं खरीदा गया और 2020-21 में बढ़ करके 45,000 करोड़ रुपए के लगभग ये हिसाब लगाया है सरकार ने कि जो प्रोक्योरमेंट है वो होगी। अभी भी प्रोक्योरमेंट चल रही है। वहीं पे अगर हम धान की तरफ देखें 2013-14 में जहां पे 63,928 करोड़ रुपए का धान प्रोक्योर किया गया था सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, 2019-20 में ये बढ़ करके 1,41,930 करोड़ रुपए का धान मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा था सरकार ने। और 2020-21 में इसमें और इजाफा होने जा रहा है। जो हिसाब लगाया गया है उसके हिसाब से 1,72,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का धान एमएसपी पे सरकार खरीदेगी। लेकिन वहीं पे जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि एक तरफ जो बढ़त हुई है सरकार ने सिर्फ रुपयों में बताई है, इतने वक्त में जो लागत थी किसान की वो भी बढ़ी है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अभी
तय करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें हर वो फैक्टर्स जो कि किसान के होते हैं, जैसा कि MS स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था, उस हिसाब से अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं होता है। यानी कि जो सरकार का कहना है कि 1.5 गुना कीमत मिली है किसान को उसके लागत के मुकाबले, शायद वो पूरी तरह से सही ना हो। और साथ ही एक बात ये भी कही गई कि जहां पर 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, उसके बाद सरकार की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट्स हैं वो बढ़ी हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के जहां पे 2013-14 से आगे के आंकड़े सरकार ने दिए, वहीं पे ये भी चिन्हित किया गया कि 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट के आने के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से बढ़ी, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए। Data is the domain of the government. Farmers' income has been promised to be doubled by this government, but no data on that has been shared yet. So we can only give you anecdotal information. The bulk of the data is with the government, and for some reason, the government is refusing to share it. As Kiran mentioned in the beginning, 5 out of 6 years have passed within which income should have been doubled, but yet we don't know exactly how much income has increased. Procurement figures that were bandied about by the finance minister tell you a very clear story. It is that even with these enhanced figures, the procurement as a percentage of production must be understood, and that remains the same. And the number of farmers, if you really look at the finance minister's figures, they are shocking rather than encouraging. She said that 43 lakh farmers, wheat farmers, have received MSP, and 1.43 crore paddy farmers have received MSP. Now, we all know that there are much more farmers growing wheat or paddy. So, the number of farmers benefiting from government procurement at MSP has not increased. The the gross figure has increased sharply over the years, if you really know. Not sharply, has increased over the years, primarily because of the number of procurement centers and the need for PDS operations. So no, there's nothing very encouraging. Kiran, if you want to add something to that. So Anjali, from your question, I think this kind of plays into the confusion that is sought to be created by the government on the whole issue of incomes, because you said that the FMs talked about enhancing incomes, but then talked about the increased MSP. Like Avik was pointing out, actually there has been no assessment of incomes which has been made public. At the beginning of this whole exercise of 2016, when the farmer incomes were supposed to be doubled, the government finally released a figure that the baseline would be 8,200 rupees per household per month is the baseline, and in real terms the income would be enhanced. So there's actually been no talk about that. But on the issue of MSP, when they are talking about 1.5 times over the input cost, firstly, the calculation of the input cost itself is being called into question, because instead of taking the comprehensive cost of production, they are only taking a partial cost of production, and then saying that we are giving MSP 50% above that. So that is strongly being disputed by the farmer organizations, because if they use this calculation, there's only very marginal increase in MSP, as we have seen in the last 3 or 4 years after the government has started implementing this formula. Secondly, the MSP which is announced, Thank you. the farmers are actually not getting it. See, that's the whole point. In 21 out of the 23 crops in the last 3 years, if you see, the farmers have been consistently getting much below the minimum support price which is announced, whereas MSP is supposed to be the minimum. Either you get that or above that. Right, so that is where the contention is, and the government has not actually announced anything which is going to address that particular concern. And as far as the procurement figures are concerned, see, definitely the quantum of procurement has increased
marginally. If you look at those figures, the FM was talking only in terms of the rupee figure when they were comparing the 2013-14 to 2020-21. See the price of the produce also increases significantly from then until now. So the quantum itself increased only marginally. जहां पे सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित कई घोषणाएं की, एपीएमसीज के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से पैसे उपलब्ध कराने के बारे में भी बात की, लेकिन वहीं पे जो किसान संगठन हैं, विरोध कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि किसानों के लिए इस बजट में ज़्यादा कुछ नहीं है। और जहां पर एक तरफ एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उपलब्ध कराया जा रहा है एपीएमसीज को, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा इन लोगों ने कि जब ये कृषि कानून आएंगे, इनका भय है कि जो एपीएमसीज हैं वो उन पे खतरा आ जाएगा। और ऐसे में किसानों का कहना है और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि इस बजट में उनके लिए कुछ खास नहीं है, उनके हाथ निराशा ही लगी है। वहीं पे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और कृषि कानून रद्द कराना और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गारंटी किसानों की मांग है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। कांग्रेस पार्टी ने 2021 और 22 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को देश के साथ धोखा बताया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सिलसिलेवार तरीके से आज वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार को 10 सुझाव दिए थे। उनका ये कहना है कि इस 10 सुझाव में से सरकार ने सिर्फ एक सुझाव को माना, बाकी 9 सुझाव को खारिज कर दिया। यानी आउट ऑफ 10 वित्त मंत्री के तौर पे निर्मला सीतारमण के इस बजट को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सिर्फ 1 अंक दिया है। उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 15 सालों में कि जिसमें देश के रक्षा बजट में जो वर्तमान में जो चुनौती है उसको देखने के बाद भी सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। इसी तरह से हेल्थ सेक्टर में अगर कोविड वैक्सीन को लेकर जो सरकार की तरफ से बजट में 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो स्वास्थ्य के बजट में भी कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं किया गया है। इसी तरह से कृषि क्षेत्र के बजट का जो एलोकेशन हुआ है उसमें 6% की कमी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बजट में एलोकेशन किया गया है, ख़ास तौर से उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, उसको भी पी चिदम्बरम ने बताया कि ये उन राज्य के जनता के साथ धोखा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर बजट में कहीं भी ये अगले मई या जून तक या मई तक जहाँ पे चुनाव होंगे जिन राज्यों में, वहाँ एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए ये किया गया है, क्योंकि इसका एलोकेशन, एस्टिमेशन और इसके इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। ऐसे में एक्सपेंडिचर बजट में एक भी पैसा इन राज्यों में जहाँ चुनाव होना है वहाँ खर्च नहीं किया जाएगा। The finance minister flattered me by quoting the same couplet from Tirukkural that I had recited in one of my early budget speeches. Maybe she had not been instructed by her staff that this kural has already been used in the budget speeches. She flattered only to deceive. She deceived the people of India, especially the poor, the working class, the migrants, the farmers, the industrial units that had been closed down permanently, and those who had lost their jobs, both regular and informal, and are still looking for jobs. She deceived those who were listening to her speech, especially the members of parliament, who had no clue that she had imposed cesses on a large number of products, including petroleum and diesel. Rupees 2.5 on petrol per litre and rupees 4 on diesel per litre is a cruel blow to the average citizen, including the farmers. It was a vengeful act against the thousands of farmers who took out the longest tractor rally in history.
It was also a cruel blow to federalism because the states do not get a share of the revenue from cesses. There are other important matters that the FM did not mention in her speech. For example, she did not mention defense at all, as if the Chinese had vacated occupied Indian territory. She did not mention that defense expenditure in 2021-22 will see no rise. It is flat at rupees 3,47,088 crore, almost the same as the rupees 3,43,822 crore in the current year. The FM gave out a mind-boggling figure of rupees 2,23,846 crore for health, a breathtaking rise from the BE of the current year of rupees 94,452 crore. As I had warned, it was a conjurer's trick. She added the one-time cost of vaccination, rupees 35,000 crore, and, mark this, and the Finance Commission grants amounting to rupees 49,214 crore. She also included the allocations to the Department of Water and Sanitation. Shorn of these add-ons, the allocations for health were rupees 72,934 crore in 2020-21 and rupees 79,602 crore in 21-22. Given inflation, the increase is practically nil. However, on page 10 of the budget at a glance, the two numbers are very different. They are rupees 82,445 crore and rupees 74,602 crore, which means a reduction in expenditure from the level in the current year. What kind of additional health infrastructure can be built with this parsimonious allocation? Hence, on the two non-negotiables that the Congress party had listed on 28th January at the press conference, namely defense expenditure and healthcare expenditure, the government has miserably failed the people of this country. कुल मिलाकर इस पूरे बजट को एक धोखा बताया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ सेक्टर, उन तमाम चीज़ों को लेके उन्होंने कहा है कि कहीं पे भी जो एक बदलाव होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे जॉब जनरेट हो सके, वो सब कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ सरकार इस बात पे आमादा है कि एक एक करके, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या PSUs हो, उनको सिक बता के धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश सरकार की तरफ से है। यानी जो कुछ है उसको बेचने की प्रक्रिया के तहत ये जो है बजट एक कदम आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ कहीं से भी जो एक्सपेंडिचर है ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे जॉब जनरेट हो सकता है, जहाँ पे जो कोविड के दौरान लाखों लोगों की नौकरियाँ गई, उसमें कोई फ़ायदा हो सकता है, लोगों को नौकरियां वापस मिल सकती हैं। MSME सेक्टर में लाखों नौकरियों की बात उन्होंने कही कि MSME सेक्टर में लाखों ऐसे यूनिट्स हैं जो बंद हो गए हैं, उनको रिवाइव करने के लिए कोई प्लान इस बजट में नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहना है कि आज का जो बजट है वो सिर्फ डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए लाया गया है। इसमें ज़मीनी तौर पर कुछ खास नहीं है। कैमरामैन रफ़ीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली। देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि ये आम बजट नहीं है। कुछ खास लोगों द्वारा बनाया गया, कुछ खास लोगों के लिए बजट है, जिनके हाथ में पूरे देश के संसाधन, संपत्ति, उपक्रमों को देने की एक तरह से एक ब्लूप्रिंट सा बना दिया गया है। अब आप कह रहे हैं इंश्योरेंस में 75% FDI, तो ये आत्मनिर्भरता की भी आप नई परिभाषा कर रहे हैं। माना बापू अगर कहीं अपनी आत्मनिर्भरता को देख रहे होंगे और इस सरकार की आत्मनिर्भरता की परिभाषा और उनकी कवायद देख रहे होंगे, तो उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि ये शब्द मैंने किस संदर्भ में दिया, ये कैसा कर रहे हैं। चुनावी साल है तो उन राज्यों की चिंता थोड़ी दिखाई गई है, चिंता है या नहीं। मुझे अफसोस ये है कि बिहार में चुनाव पहले हो गया, तो बिहार इनकी चिंता से बिल्कुल निकल गया। कोई स्पेशल पैकेज नहीं, बिहार के लिए कोई अतिरिक्त ध्यान नहीं, तब जबकि ये लेबर सप्लाई का स्टेट बना के आपने रख दिया है बिहार जैसे राज्य को। मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि
दृष्टिविहीनता, विजनलेसनेस का अगर कोई उदाहरण है, ताजा, स्पष्ट, तो ये मौजूदा बजट है। इस बजट के माध्यम से ये तय हो गया है कि हमारे सरोकार माने नहीं रखते हैं। मध्यम वर्ग से लेकर के निचले तबके के जितने भी हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। किसी भी सेक्टर को जो अर्थव्यवस्था का है, उसके लिए ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि वो रिवाइवल को सोच सके। मैं समझता हूं कि एक इस तरह का बजट है जिसमें शब्द बहुत हैं, बहुत सारे हाई साउंडिंग वर्ड्स हैं, लेकिन भाव कुछ नहीं है। कहीं किसी को रिलीफ देने की कोई मैंने चीज नहीं देखी। मैं सिर्फ आग्रह करूंगा सरकार से, अगर संभव हो तो पुनर्विचार करें, अन्यथा ये बजट हिंदुस्तान की सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक संपत्तियों के खात्मे का बजट है। और जो हमारे गांव देहात में कहते हैं कि पुरखों की संपत्ति बेच करके ऐश करने का, दिनचर्या की रूटीन चीजों में खर्च करने का ये बजट, ये कहीं से मैं समझता हूं कि जो समसामयिक हमारी चुनौतियां थी उसको मीट नहीं करता। चीन के साथ तनातनी के बीच पेश हुए आम बजट में रक्षा क्षेत्र में ना के बराबर बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन छोड़कर रक्षा मामलों पर खर्च के लिए 3.47 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रक्षा मामलों पर वित्त मंत्री ने कुल 4.78 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। खास बात यह है कि रक्षा बजट में पिछले साल के मुकाबले महज 1.4% की बढ़ोतरी की गई है। अगर आंकड़े देखें तो पिछले साल मोदी सरकार ने रक्षा पर 4,71,378 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसमें 6,817 करोड़ की आंशिक बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार हथियारों और आधुनिकीकरण पर 1,35,060 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा है। इससे महत्वपूर्ण खरीद जैसे राइफल, मिसाइल के अलावा अन्य रक्षा हथियारों की खरीद शामिल है। पिछले साल सरकार ने इस पर 1,13,734 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इनमें 20,776 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, रक्षा बजट में बढ़ोतरी के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का शुक्रिया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ किया गया है। ये रक्षा कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 19% की बढ़ोतरी है। ये पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव को देखते हुए सरकार से रक्षा मामलों पर खर्च बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन रक्षा बजट से विशेषज्ञों को निराशा मिली है। मोदी सरकार सुरक्षा को लेकर खुद को गंभीर दिखाती रही है, लेकिन बजट में सरकार के सभी दावे फ्लॉप नजर आ रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में ठिठुरती ठंड में भी देश के जवान सुरक्षा में लगे हैं, जिनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। हाल के दिनों में 50,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं, जहां तापमान 0 से भी नीचे रहता है। पिछले दिनों जवानों के लिए हथियार, ठंड से बचने के लिए कपड़ों की इमरजेंसी खरीद भी की गई थी। सुरक्षा बलों ने नई चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक हथियारों की मांग की थी। इनमें आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट्स, आधुनिक छोटे हथियार, मानव रहित एरियल गाड़ियां शामिल हैं। इन जरूरतों पर अतिरिक्त खर्च आता है। पिछले साल सरकार ने इमरजेंसी में अमेरिका से राइफल और सर्दियों के कपड़े, रूस से मिसाइल और गोला बारूद की खरीद की थी। इनके अलावा फ्रांस से राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदे गए थे। वहीं इजराइल से भी आपातकालीन तौर पर कई हथियारों की खरीद की गई थी। भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ाई लड़ रहा है। अगर दोनों देशों के रक्षा बजट को देखें तो चीन भारत से 4 गुना ज्यादा अपने रक्षा पर खर्च करता है। साल 2019 के आंकड़े बताते हैं कि चीन अपने रक्षा पर $261 अरब खर्चा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अपने रक्षा पर 10.3 अरब रुपए खर्च करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। बजट 2021-22 को बनाना शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए
किसी दोधारी तलवार से कम नहीं था। कारण है लगातार गिरती आमदनी और बढ़ता राजकोषीय घाटा। ऐसे में देश में गरीब जनता को मिलने वाली सब्सिडी कम करके वित्त मंत्री ने पैसे का जुगाड़ किया है। बजट 2021-22 के मुताबिक सरकार ने खाली खजाने को भरने के लिए गरीबों को मिलने वाली सरकारी मदद पर छुरी चला दी है। सबसे ज्यादा मार पड़ी है किसानों और आम आदमी को। मसलन जहां सरकार ने 2020-21 में 1,33,947 करोड़ रुपए किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी पर खर्च किए थे, वहीं बजट 2021-22 में खाद सब्सिडी के लिए 79,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी 40.62% की कमी। इसी तरह फूड सब्सिडी पर सरकार ने खूब कटौती की है। देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू है और इसके तहत देश की 67% जनता को सरकार सस्ते में राशन मुहैया कराती है। इन पर सरकार ने 2020-21 में 4,22,618 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं बजट 2021-22 में फूड सब्सिडी घटाकर 2,42,836 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी 42.54% की कटौती। ध्यान रहे, फूड सब्सिडी लेने वाले लोग सबसे गरीब लोग हैं, जिनके लिए 2 जून की रोटी जुटाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं। गो न्यूज पहले भी रिपोर्ट कर चुका है कि कैसे सरकार फूड सब्सिडी लगातार घटा रही है। इसी तरह सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी कम कर दी है। काफी संभावना है कि इससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ें, जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। सरकार ने 38,000 करोड़ की पेट्रोलियम सब्सिडी दी थी वित्त वर्ष 2020-21 में, और बजट 2021-22 में इसके लिए सिर्फ 12,995 करोड़ ही रखे हैं। सरकार ने पेंशन देने के खर्च में भी कटौती की है। मसलन सरकार ने 2020-21 में 2,04,393 करोड़ रुपए पेंशन बांटने में खर्च किए थे। वहीं बजट 2021-22 में इसके लिए 1,89,328 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं। आखिर सरकार ने सब्सिडी ही क्यों कम की? कहीं और से क्यों नहीं पैसे का जुगाड़ किया? इसका जवाब इस बात में है कि आखिर सरकार 1 रुपए को खर्च कैसे करती है, तो सबसे ज्यादा पैसा यानी 20 पैसे देती राज्यों को, जो कि उनके हक का जीएसटी और अन्य टैक्स का हिस्सा होता है। 18 पैसे कर्ज का ब्याज चुकाने और वेतन पर खर्च होता है। सरकार 22 पैसे खर्च करती है अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं पर, 10 पैसे खर्च करती है फाइनेंस कमीशन पर, 8 पैसे फौज पर खर्च होते हैं, 6 पैसे जाते हैं अलग अलग सब्सिडी देने में, 6 पैसे पेंशन देने और 10 पैसे अन्य मद में खर्च होते हैं। ऐसे में सरकार या तो अलग अलग योजनाओं पर होने वाला खर्च कम कर सकती थी या फिर सब्सिडी का पैसा। सरकार ने सब्सिडी को चुना और लोगों को मिलने वाली राहत में कमी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।